दोस्तों मनमोहन सिंह साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। A visionary statesman, a pioneer, a man who saw the future. That was Dr. Manmohan Singh. PM Modi led the nation in mourning. He remembered his predecessor as an honest and humble leader whose legacy will endure. Later, the body of former Prime Minister Manmohan Singh has been kept at his residence and would be placed for the public to pay their last respect. मनमोहन सिंह को हम सब जानते हैं कि उन्होंने 10 साल तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व किया है, बट लोग उन्हें एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी नहीं जानते, क्योंकि उस टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मैं बात कर रहा हूं 1991 की। 1991 के अंदर इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनीज नहीं थी। इंडिया के अंदर इतना आसान नहीं था कि जैसे आज आप देखते हो कि नाइकी, रिबॉक, एडिडास के आप शूज खरीद पाते हो, आप सोनी का जाके टीवी खरीद पाते हो, अगर आपको कोई कार चाहिए तो आप मर्सिडीज, BMW खरीद पाते हैं। ये सब 1991 तक इंडिया के अंदर था ही नहीं। ऐसा क्यों था? क्योंकि 1991 के अंदर सरकार बनती है PV नरसिम्हा राव की। अब ये थी कांग्रेस की सरकार। जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो नरसिम्हा राव, जो कि आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी, उसमें हर्षद मेहता की जब बात करी जाती है, उस टाइम पर हर्षद मेहता के टाइम पर PV नरसिम्हा राव एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व कर रहे थे। बट इनके सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। मुसीबत ये थी कि इंडिया के पास 2 हफ्ते का भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। जो इंडिया के इंपोर्ट से इंडिया को गैस चाहिए था, इंडिया 1980s में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था सोवियत यूनियन पर, आज रशिया बोल सकते हो आप। तो रशिया से हम ऑयल लेते थे, हमें बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल मिलता था और हम डॉलर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे तब तक। बट हुआ क्या कि गल्फ के अंदर क्राइसिस आ गए, ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। इंडिया को खतरा था कि इंडिया के पास उस टाइम पर हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा थे नहीं। हमारी ऐसी पॉलिसीज नहीं थी कि बिजनेसेस बहुत आसानी से हो जाए। आप कह सकते हो कि लाइसेंस राज चलता था तब। लाइसेंस राज मतलब, अगर आपने तेल की स्कैम 2003 देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पर कुछ ही चुनिंदा बिजनेसेस के पास लाइसेंस होता था। जैसे उस टाइम पर स्टैम्प पेपर का जो लाइसेंस होता था वो भी किसी किसी के पास होता था, हर किसी को लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था। तो लाइसेंस लेने के लिए भी रिश्वत खिलाई जाती थी। इसी तरीके से बिजनेसेस रन करने के लिए 80 एजेंसीज तक, 80 एजेंसीज से लाइसेंस लेकर आना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल होता था कि कोई आदमी बिजनेस कर पाए। लाइसेंस लेने में ही 10 साल निकल जाते थे और बहुत सारा करप्शन। तो इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इंडिया की हालत ऐसी हो गई कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई सीधा डबल डिजिट को टच कर सकती है। मतलब अभी आप देखते हो कि इन्फ्लेशन डेटा 5-6% के आसपास है। सोचो अगर 11, 12, 15% चला गया तो लोगों के पास जो वो सामान खरीदना चाहते हैं उसके लिए उतने पैसे ही नहीं होंगे। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी। ना सिर्फ ये, आपने जो इंपोर्ट करा है, आपने ऑयल इंपोर्ट किया, आपने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं। तो इंडिया इंपोर्ट आज भी बहुत ज़्यादा करता है। तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, मान लो हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, अब हम अगर चाइना को पेमेंट ही ना करें तो क्या होगा? अगर हम चाइना को पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ वक्त की मोहलत मिले, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये डिजास्टर हो सकता है। और ऐसे ही इंडिया के साथ हो रहा था तब। 1991 में सरकार तो बना ली इन्होंने, बट सरकार बनाने के बाद इन्हें चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर। भाई अब हम एक इकोनॉमिकल ट्रबल के अंदर आ गए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो इन्होंने बात करी किससे? मनमोहन सिंह जी से। अब मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ये एक बार में फाइनेंस मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहते थे, बट PV नरसिम्हा राव ने फोर्स किया कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बने और हमें इस ट्रबल से बाहर निकालें। तो यहां पर आता है बजट, 1991 का बजट, जो कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पेश करते हैं। तारीख होती है 24 जुलाई। आप एक बार मनमोहन सिंह की ये बजट की स्पीच सुनिए। दिस बजट represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation. India is on the move again. We shall make the future happen. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है।
यहां पर मनमोहन सिंह क्लियरली बोलते हैं कि इंडिया अब ओपन हो रहा है दुनिया के लिए, हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाने वाले हैं। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करे जो बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे पहले हम IMF के पास जा चुके थे, हम प्लेज कर चुके थे अपना गोल्ड और $2 बिलियन का लोन ले चुके थे। ना सिर्फ ये, जो आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने उस वक्त हमारा 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया था $600 मिलियन के लोन के लिए। अगेन प्लेज किया कि हमें जो इंपोर्ट के लिए पैसा देना है वो हम दे पाए। बेसिकली BOP बोलते हैं। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं आपको यहां पर इंटरनेट पर दिखाऊं तो आप अगर BOP क्राइसिस इंटरनेट पर लिखोगे तो आपको क्लियरली हमारी 1991 की BOP क्राइसिस दिख जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री या तो अपना उधार नहीं चुका पाती या फिर इंपोर्ट्स की पेमेंट्स नहीं कर पाती, तो इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। अब ये हुआ क्यों था, इसके रीजंस मैंने आपको बताया थे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, भाई नई सरकार बनी है 1991 में, गल्फ वॉर हो गया था, यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो हमारी इनवर्ड रेमिटेंस थी कि हमारे पास जो विदेश से पैसा आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था, हमारी जो इंपोर्ट्स की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इंडिया की ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग कम हो गई थी, डाउनग्रेड हो गई थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और इसके लिए जैसे मैंने बोला कि हमें अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था इंटरनेशनल बैंक्स को। सो ये इंडिया के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। बट अब इसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पर भी क्लियरली बोला गया कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मास्टर स्ट्रोक थे हमारे जो मनमोहन सिंह साहब ने बजट पेश किया था। बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के लिए हुई थी वो हुई थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर आना वेलकम कर दिया गया था। इससे पहले क्या था, जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, कुछ ही कंपनीज के पास लाइसेंस थे, अब वो यहाँ पर प्राइस मोनोपोली करते थे। प्राइस मोनोपोली का मतलब ये है कि भाई मुझे जिस दाम पर बेचना है मैं बेचूंगा, क्योंकि लाइसेंस मेरे पास है। लाइसेंस के लिए मैंने बोला लाइसेंस तो बहुत ही कम बिजनेसेस के पास था, तो यहां पर नए लोग बिजनेस कर नहीं पा रहे थे और जिनके पास लाइसेंस था वो किसी भी दाम पर बेच रहे थे और एक तरफा हमारी इकोनॉमी जा रही थी कि कुछ ही लोग मुनाफा कमा पा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो हमारी और डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी कांटे की टक्कर कर पाएंगी और यहां पर किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, तो प्राइस मोनोपोली नहीं होगी। अगर कोई और कंपनी है, इनफैक्ट विदेशी कंपनी सस्ते में माल बेचना चाहती है तो वो सस्ते में बेच सकती है, बट इसका अभी चाइना बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। बहुत सस्ते में इंडिया में वो कई सारी चीज़ों की सप्लाई कर रहा है, खासकर रॉ मटेरियल्स की। तो अब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बट उस टाइम पर इंडिया को इसकी ज़रूरत थी कि विदेश से पैसा इंडिया में आए और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट्स भी अलाउ कर दिया था इन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज की जो गवर्नमेंट की सब्सिडरीज थी या गवर्नमेंट ओन थी। तो यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि अगर पब्लिक सेक्टर के लिए आप पढ़ोगे तो 20% गवर्नमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑफर कर दिए गए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था ये कि भाई एक तो बाहर का विदेश का पैसा इंडिया में आएगा और दूसरी चीज जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर भी पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाएगा। बट ये सिर्फ अकेली चीज नहीं करी थी मनमोहन सिंह साहब ने। देखो इन्होंने इंडिया के दरवाजे खोल दिए थे कि पूरा वर्ल्ड आके इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। अब ना सिर्फ ये, सन 2004 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी पूरे 10 सालों के लिए, 2014 तक ये सर्व करते हैं। अब अगर आप देखो तो इन्होंने 4 और बड़ी चीजें करी हैं जो जो इंडिया कभी भूल नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखोगे तो ये सन 2005 में पास हुआ। अब इसके अंदर क्या है कि आप सीधा किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। एक सिटीजन, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप मांग सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिसेस से, डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्रीज से और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट रन करती है। और 30 दिन के अंदर, अगर आपने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करा है, आपको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो ये आपको एज RTI आपके पास एक राइट है और ये आपका फंडामेंटल राइट है। बट ये जब उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए ही उल्टा पड़ गया। इसके बाद कई सारे स्कैम्स एक्सपोज्ड हुए एंड बात आई कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कई सारे स्कैम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, इनके नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है। मनमोहन सिंह साहब से सवाल पूछे गए, बट इसके ऊपर उन्होंने बोला दैट हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी।
I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. जो इतिहास है वो मुझ पर दया करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और एक रूरल एरिया से आते हैं तो आपको काम दिलाने की या मिनिमम वेज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है। ऑल्दो नरेंद्र मोदी जी इसके अगेंस्ट थे कि उन्हें लगता था कि ये सबसे बड़ी गलती करी है मनमोहन सिंह की सरकार ने, बट क्योंकि इंडिया के अंदर वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग नाखुश हो जाएंगे, तो इस चक्कर में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी मनरेगा को हटाया नहीं है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। इसके अंदर क्या होता है कि एप्लीकेंट्स को गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती है 15 दिनों की, तो 15 दिन की आपको वेज सरकार देगी और अगर सरकार प्रोवाइड नहीं भी करवा पाती तो भी आपको पैसे मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, बाहर आके अपने गांव को छोड़कर आते हैं, बट जब उन्हें मनरेगा का बेनिफिट मिल रहा होता है तो वापस गांव भी चले जाते हैं। एनीवेज, इसके अलावा जो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, ये भी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ही किया गया। देखो, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अब ये बहुत ज़रूरी भी है, बट इसकी नेगेटिव साइड भी है। ऑल्दो मैं भी नेगेटिव साइड की बात नहीं करूंगा, बट इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पर आप जॉर्ज बुश के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की हाथ मिलाते हुए तस्वीर देख सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था जो कि इंडिया ने साइन किया था मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर। एंड 2013 का जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसके अंदर हमारी ऑलमोस्ट 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड रेट में खाना मिलता है। अब देखो, खाना सस्ता मिलना बहुत ज़रूरी है, इंडिया भूखा ना रहे ये बहुत ज़रूरी है, और ये जो एक्ट है ये भी पास हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। अब फाइनली मनमोहन सिंह साहब को कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हमेशा चुप रहते थे, ये तो पपेट थे सोनिया गांधी के, आप चाहे कुछ भी बोलें, बट मैं उन्हें बोलूँगा सेवियर ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होता। ये नहीं तो क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारा जो सेंसेक्स है ये 1986 में शुरू हुआ था 1 जनवरी को, बट 1991 के अंदर जब बजट आया तो बजट के बाद क्या सेंसेक्स रॉकेट बना। आप देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1000-1400 रुपए के रेट से ये सीधा 2000 हो गया था 1 साल के अंदर, और उसके बाद सीधा ये पहुंच गया 4300। ये बजट इतना अच्छा था हमारी इकोनॉमी के लिए कि सीधा सेंसेक्स का भाव 4 गुना बढ़ जाता है। और आज जो आप ये सेंसेक्स को देख पा रहे हो 78,000 का, ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आज हम बोलते हैं ना FIS के इन्फ्लोज आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं और हमारे स्टॉक्स का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को मुनाफा हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि मनमोहन सिंह ने इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। तो आप कुछ भी बोलिए, बट मेरे लिए वो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के। खैर, अभी की फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं इसके ऊपर तो हम वीडियोस बना ही रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हर संडे वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार पेड है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप उन वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का वेबिनार है, बट अगर आपको ज्वाइन करना है, जो कि हर संडे होता है, अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद भी देखेंगे, साल भर बाद भी देखेंगे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हर संडे वेबिनार्स हैं। तो वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको वेबिनार फ्री में अटेंड करना है तो जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप इस वेबिनार को फ्री में अटेंड कर पाएंगे। फाइनली, अगर आप एल्गो के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिससे आपके सौदे खुद ब खुद लगे, प्रॉफिट और लॉस आप पहले से सेट कर पाओ, इनफैक्ट आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर पाओ, तो आपको अगर एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो आपको एल्गो रूम्स का एक्सेस फ्री में मिल सकता है। कैसे? जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप पे आप सिंपली एक हाई भेज दीजिए। अगर आप हाई भेज देंगे तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे जिससे आपको एल्गो रूम्स का
सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। सो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए एंड इस पे हाई भेज दीजिए। और अगर आपको संडे का वेबिनार अटेंड करना है वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक और प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे मनमोहन सिंह साहब की जीवनी लोगों तक पहुंचे और उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है ये लोगों को पता लगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। एंड अगर आपको लगता है कि जो हमारे मनमोहन सिंह साहब थे वो इंडिया के एक्चुअल में एक सेवियर थे, तो कमेंट में यस लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो सेवियर नहीं थे, वो और अच्छे डिसीजंस ले सकते थे, तो कमेंट में नो लिखिएगा विद योर फीडबैक, जिससे हमें समझ आएगा कि आपके क्या ओपिनियन है। फाइनली शेयर दिस वीडियो, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।